सो गाइस, आज मैं आपके लिए डेट किंग करनाल की स्टोरी लेकर आया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार हो जाइए मजे से देखने के लिए। कहानी की शुरुआत में हम एक बंजर भूमि पर एक महल को देखते हैं। नेक्रोपिया ये मुर्दा लोगों की वो दुनिया है जहाँ जिंदा इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। महल के अंदर का दृश्य कुछ इस तरह से दिखाया जाता है जहाँ सभी दीवारें सोने की बनी होती है और दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाई गई है जिनके ऊपर अनगिनत सोने के आभूषण लगे होते हैं। इसके बाद हमें इस दुनिया के नेक्रोपिया डेट किंग कर्नाक को दिखाया जाता है जो हमारी कहानी के मैन कैरेक्टर है और वो सबसे ऊपर है। कर्नाक ने 100 साल बिताने के बाद ये महसूस किया है इंसान कभी भी उनकी मौत के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वही हमें कर्नाक के पास्ट को बताया जाता है जहां हम देखते हैं कर्नाक एक गरीब बाप की सौतेली औलाद था और उसने अपने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। इसलिए कर्नाक के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, इसलिए वो अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता था। इसके बाद कर्नाक के अंदर स्ट्रांग पावर की डिजायर उत्पन्न हुई और कर्नाक को एक दिन एक पोर्टल मिला जो कि नेक्रोपिया के लिए होता है। इसके बाद कर्नाक ने इंसानी जीवन से अपना रास्ता बदल लिया और किंगडम और डेट के सभी लोगों को मौत कर गांठ उतार दिया। 3 महान जादूगरों ने कर्नाल को रोकने की कोशिश की लेकिन इससे कर्नाल को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा और उसने उन्हें भी अपनी सेना में शामिल कर लिया। इसके बाद जब वर्ल्ड गार्डियंस ने कर्नाल को रोकने की कोशिश की लेकिन जब उसने दुनिया के अंतिम बचे हुए ड्रैगन स्मार्ट ग्रेटिया को अपना सब्जेक्ट बना लिया तो उन्होंने भी अपनी बॉडी को एस्ट्रा श्रेफ में बदल दिया और अब तक का सबसे पावरफुल डेट किंग कर्नाल पैदा हुआ जो हमारी कहानी का मैन कैरेक्टर है। कर्नाल हमें बताता है शुरुआत में ये सब मेरा ही था और मुझे इस दुनिया पर राज करके बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब इतने साल बीतने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं इस हड्डियों से बने शरीर का क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कर्नाल को ना कोई दर्द होता है और ना ही उसे मौत आती है। कर्नाल को अब इस लाइफ में घंटा भी मजा नहीं आ रहा है, इसलिए अब वो इंसानी जीवन को सबसे अच्छा जीवन मान रहा है क्योंकि वहाँ सारी चीजें होती है। कर्नाल को अभी भी आशा है कि वो इस काम में सफल हो जाएगा। इसके बाद हमें किसी के आने की आवाज आती है और वहाँ कर्नाल का सेनापति बरोस आता है। बरोस कहता है, हे मरे हुए लोगों के देवता है। इस पर कर्नाल बरोस से कहता है, सारी तैयारी हो चुकी है और मुझे अब काफी अच्छा लग रहा है। बरोस कहता है, सच में ये काफी कमाल का है। दरअसल कर्नाल अपने अतीत के सपने को पूरा करना चाहता है ताकि वो बरोस के साथ अपने बचपन के इंसानी जीवन को जी सके, लेकिन उनका जो प्लेजर है वो उसी की कमी से पूरा हो सकता है। कर्नाल कहता है, अगर हमारा ये प्लेजर पूरा नहीं हुए तो हम टाइम ट्रेवल करके फिर से बचपन में चले जाएंगे और हमारे प्लेजर को पूरा करेंगे। बरोस कर्नाल से कहता है, मास्टर अगर हम इस काम में फेल हो गए तो हमारा इस जीवन का वजूद भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर कर्नाल बरोस से कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर तुम्हें उस जिंदगी से कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे बिना ही यहाँ से चला जाऊंगा। तो बरोस कर्नाल से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मास्टर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कर्नाल कहता है, चलो फिर वहाँ चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। इसके बाद उस आर्टिफैक्ट से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। इससे उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ डैचता है और वो लोग इंसानी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ जब बरोस की आंख खुलती है तो वो कर्नाल को उठाने लगता है। मास्टर जल्दी से उठ जाइए। कर्नाल जब उठता है तो वो बरोस से कहता है, क्या ये तुम ही हो बरोस? तो बरोस कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ बरोस। कर्नाल बरोस को बताता है, मैं बचपन में बिल्कुल इसी तरह से दिखता था। इस पर बरोस हंसने लगता है। कर्नाल कहता है, क्या सच में मेरी शक्ल इतनी बुरी लग रही है बरोस? इसके बाद कर्नाल बरोस से कहता है, शायद हम यहाँ सही समय पर आ गए हैं। कर्नाल जब अपने सामने देखता है तो वहाँ वही पोर्टल रखा होता है जो उसे बचपन में मिला था। ये देखकर कर्नाल बरोस को बताता है, ये वही पोर्टल है जिसकी वजह से मैं इंसानी दुनिया को छोड़ कर नेक्रोपिया के रास्ते पर गया था। कर्नाल एक चुटकी बजाता है जिससे एक रोशनी निकलती है और वो उस पोर्टल को पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये देखकर बरोस पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कर्नाल से कहता है, मास्टर आपने इसको क्यों जलाया है? क्या ये सही है? इस पर कर्नाल उसे कहता है, छोड़ दो इन सब बातों को, मुझे इसके बारे में सब पता है और मैंने इसे अभी इसलिए जलाया है ताकि हमें आगे किसी और मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ये सुनकर बरोस कर्नाल से इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहता है, सच में मास्टर आप तो सारी चीजें सोचकर यहाँ आए हो। बरोस कर्नाल की तारीफ करने लगता है। वही अब उन दोनों के पेट से गुड्डा गुड्डा की आवाज आना शुरू हो जाती है जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। कर्नाल बरोस से कहता है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, मेरे पेट से ये आवाज आ रही है। इस पर बरोस उसे कहता है, शायद हम टाइम ट्रेवल करके काफी ज्यादा थक गए हैं इसलिए हमें भूख लगी है। इसके बाद वो दोनों कुछ खाने का डिसाइड करते हैं और एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। खाने को देखकर वो दोनों हैरान होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इससे रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। वो लोग कहते हैं, वाओ ये लोग ब्रेड को किस तरह से बनाते हैं और हम इसे खा भी सकते हैं। इसी तरह से वो लोग खुशी से रोने लगते हैं और उन्हें वहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी एक वेटर उनके लिए चिकन लेकर आता है जिसे देखकर ये दोनों और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बरोस कर्नाल से कहता है, ये कोई चिकन नहीं है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसलिए मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कर्नाल कहता है, क्यों ना मैं इन सभी लोगों को मार दूं जिसके बाद ये सारा चिकन हमारा हो जाएगा। इस पर बरोस कहता है, मास्टर शांत हो जाओ, पहले मुझे देखना पड़ेगा हमारे पास
पैसे है या नहीं, वरना ये लोग हमें मार मार कर हमारी चटनी बना देंगे। इसके बाद जब वो लोग अपने पास पैसे देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इस पर बरोस करनाल से कहता है, मुझे लगता है यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। करनाल को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसलिए वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ करनाल की फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब थी और करनाल के जो चालू दादाजी थे उन्होंने अमीर बनने के लिए बहुत सारे बिजनेस चालू किए थे, लेकिन वो घंटा भी नहीं चले और लॉस में चले गए। इससे करनाल के पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। करनाल बताता है उसके डैड की जो दूसरी पत्नी थी उनके 2 बच्चे थे, लेकिन वो दोनों भी बावली बैंड थे, इसलिए उन्होंने मेरे डैड की कोई मदद नहीं की। और एक मैं था जो अपने डैड का बिल्कुल नालायक बेटा था, इसलिए हमारी फैमिली की कंडीशन पूरी तरह से खराब थी, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया है। करनाल बरोस से कहता है, मुझे लगता है हमसे कोई गलती हुई है और हम गलत जगह पहुंच गए हैं। इस पर बरोस कहता है, मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ आपके साथ आया हूँ। करनाल इन सब से काफी परेशान हो जाता है और उसे लगता है वो अपने पास्ट में नहीं आया है बल्कि किसी गलत जगह पहुंच गया है। लेकिन बरोस करनाल को ये सारी बातें छोड़ दाच कर चिकन लपेटने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों अपने लिए अलग अलग चिकन ऑर्डर करते हैं और दबाकर पेलते हैं। वही अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बरोस ने इतना खाना खा लिया था जिससे उसका पेट देखकर ऐसा लगा रहा था जैसे उसे किसी ने पेल दिया हो। इसके बाद जब वो दोनों करनाल के घर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो उन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं। इस पर करनाल बरोस से कहता है, जो लोग बचपन में मुझे देखकर गालियां देते थे वो आज हमें देखकर खुश क्यों हो रहे हैं। करनाल कहता है, ये सब मुझे सपने जैसा लग रहा है। इस पर बरोस करनाल से कहता है, हमें इन सब के बारे में पता करना होगा। इसके बाद वो दोनों आगे की ओर निकल जाते हैं। बरोस करनाल को अपने बारे बताता है। वो एक अनाथ लड्डी एच का है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे बचपन में अकेला छोड़ एच कर चले गए थे। तभी उसे करनाल मिला जो उसे अपने साथ अपने घर ले गया और उसे हमेशा अपने साथ रखा। वही अब वो लोग घर के पास पहुंच जाते हैं। करनाल जब अपने घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके घर की जगह एक बहुत बड़ा घर बना हुआ था और गेट के बाहर 2 गार्ड भी खड़े हुए थे। बरोस करनाल से कहता है, मुझे ऐसा लगा रहा है हम गलत जगह पहुंच गए हैं। करनाल कहता है, नहीं, ये वही जगह है जो अभी भी मेरे दिमाग में है, लेकिन अब इन लोगों ने इस जगह को पूरी तरह से बदल दिया है। आखिर इन लोगों के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से है, क्योंकि मेरी फैमिली तो काफी ज्यादा फकीर थी। तभी गेट के बाहर खाड़ी डीडी 6 गार्ड करनाल को देखकर उसका स्वागत करते हैं और उसे कहते हैं, आप कैसे हो लॉर्ड। ये सुनकर करनाल और बरोस पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें घर के अंदर उनका नौकर मिलता है, जहाँ वो करनाल को बताता है, आप 6 महीने से इस फैमिली के हेड बन चुके हो। ये सुनकर करनाल को कुछ समझ नहीं आता है और वो उसे कहता है, क्या मैं 6 महीने से हेड बन चुका हूँ। उनका फैमिली बटलर जापेल करानाल से कहता है, आपने अपने गोल को पूरा कर लिया है और इससे हमारे लैंडलॉर्ड बहुत खुश होंगे। ये सुनकर करनाल का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है, क्या मेरे फादर मर चुके हैं। इससे करनाल को बहुत दुख होता है। जापेल करनाल को बताता है, आप दोनों को यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था आप मर चुके हो। करनाल सोचता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली की मौत हो गई, क्योंकि मैं तो अपने गोल को पूरा करने के लिए नेक्रोपिया गया था। इस पर बरोस करनाल के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, हमें नेक्रोपिया के बारे में यहाँ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जापेल करनाल से कहता है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इस पर बरोस कहता है, करनाल इतना लंबा सफर करके आए हैं इसलिए थक गए हैं। ये सुनकर जापेल करनाल से कहता है, मेरे मालिक मुझे माफ करना, मैंने आपको आराम करने के लिए नहीं पूछा है। जापेल करनाल को आराम करने के लिए कहता है। इसके बाद बरोस करनाल को एक रूम में आराम करने के लिए लेकर जाता है। रूम में आने के बाद करनाल बरोस से कहता है, यहाँ जो भी चीजें हो रही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हमें पता लगाना होगा यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भी दोनों जापेल के रूम में आ जाते हैं। जापेल काफी गहरी नींद में होता है। करनाल अपनी एक पावर का इस्तेमाल करता है जो उसे नेक्रोपिया से मिली थी। करनाल जापेल से कहता है, उठो मेरे नौकर। तभी उस शेड से एक काली एनर्जी बाहर निकलती है जो जापेल के नाक के अंदर जाती है, जिससे जापेल की आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं और वो उठ जाता है। जापेल करनाल से कहता है, क्या हुक्म है मेरे मालिक। करनाल जापेल से पूछता है, आखिर मेरी फैमिली इतनी अमीर कैसे हुई और मैं इस फैमिली का हेड कैसे बना। इस पर जापेल करनाल को बताता है, हमारे जो लॉर्ड थे वो ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए थे, जहाँ उन्हें एक जगह बहुत बड़ी कॉपर की माइन मिली थी। ये सुनकर बरोस करनाल से कहता है, ये सब मैंने बस सुना था कि किसी को ढूंढने से कॉपर माइन भी मिल सकती है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। वही अब करनाल जापेल से पूछता है, आखिर मेरी फैमिली के सभी लोगों की मौत कैसे हुई। इस पर जापेल बताता है, ये सब 4 साल पहले हुआ था और इस सब की वजह वो कॉपर माइन थी, क्योंकि वो कॉपर माइन जिस जगह पर थी वो एक तरह की बॉर्डर है जहाँ दूसरी तरफ एक फैमिली रहती है और उसी माइन को पाने के लिए दोनों फैमिली के बीच जंग शुरू हो गई और जो सामने वाली फैमिली थी वो काफी पावरफुल थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे फादर को बड़ी आसानी से मार दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों यंग मास्टर्स को भी मार दिया था। इस घटना के बाद आपकी मोम भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब
डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए उनकी भी डेथ हो गई। और इन सब के बाद बस आप ही बचे थे जो कि इस जंग को जीत सकते थे, लेकिन उस वक्त आप बहुत छोटे थे, इसलिए दोनों फैमिली ने डिसाइड किया जब तक आपकी उम्र नहीं हो जाती वो इस जंग को दोबारा शुरू नहीं करेंगे। और अब आप तैयार हो चुके हो इस जंग को दोबारा शुरू करने के लिए। इसके बाद हमें इस जंग के डुएल को बताया जाता है जो यूनिवर्स के सभी एलियंस के सामने होता है, और इस जंग को तभी जीता जाता है जब एक तरफ का इंसान मारा जाता है। ये सब सुनकर बरोस की फटकर हाथ में आ जाती है। वो करनाल से कहता है, मास्टर आपने खुद ही आपकी कब्र को खोद लिया है। इस पर करनाल उसे कहता है, वो मैं नहीं था, मेरी जगह कोई और था, लेकिन अब मुझे समझ में आया यहाँ सभी लोग मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं तो इन सबको छोड़ दच कर अपने गोल को पूरा करने के लिए चला गया था। और ये कैसी लड़ाई है जिसमें मैं हारने ही वाला हूँ। वही अब करनाल इस लड़ाई को छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि इससे सभी लोगों के सामने उसकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन मैं इस लड़ाई को जीत गया तो हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे और कॉपर माइन हमारी हो जाएगी। इसके बाद करनाल जापेल से पूछता है, आखिरी वो जंग कब होने वाली है? तो जापेल उन्हें बताता है, आज से ठीक 1 महीने बाद। ये सुनकर करनाल काफी हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत जल्दी है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ करनाल ने काफी सारी खाने की डिश को तैयार किया हुआ था। ये सब देखकर बरोस करनाल से कहता है, ये सब क्या है? तो करनाल बरोस से कहता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, तो ये तुम डिजर्व करते हो। ये सुनकर बरोस रोने लगता है और करनाल से कहता है, सच में मास्टर तुम मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हो। ये कहकर बरोस खाना चालू करता है। खाना खाते खाते बरोस करनाल से कहता है, क्या आपके लिए ये सब ठीक है? क्योंकि जंग की डेट बहुत जल्दी आने वाली है और आप आराम कर रहे हो। इस पर करनाल उसे कहता है, मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये जंग लड़े सा सकते हो? ये सुनकर बरोस की फटकर 5 हो जाती है। बरोस करनाल से कहता है, अब समझ में आया है तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। इस पर करनाल उसे कहता है, तुमने पहले 3 मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार गिराया था। इस पर बरोस करनाल से कहता है, वो सब तो आपकी नेक्रोपिया की पावर की वजह से हुआ था और मैं ये सब कर भी लेता जब मेरे पास कम से कम तैयारी करने के लिए आधा साल होता। ये सुनकर करनाल उससे गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, खाना बंद करो, और उसके मुंह से खाना भी छीन लेता है। ये देखकर बरोस करनाल से कहता है, आप मेरी जगह किसी और क्यों नहीं चुन लेते हो जो ये जंग लड़ी डट सके? करनाल कहता है, यहाँ ऐसा कोई टैलेंटेड नहीं है जो इस जंग को जीत सके। बरोस करनाल से कहता है, अगर ऐसा है तो आपको अब अपनी नेक्रोपिया की पावर को इस्तेमाल करना चाहिए, और जब आपने उसे सीखा ही है तो अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। करनाल बरोस से कहता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ नेक्रोनर्सरी बेन है, इसलिए हम उसे यहाँ काम में नहीं ले सकते हैं। करनाल बरोस से कहता है, तुम्हें याद है जब पास्ट में कुछ लोग हमारे पीछे PDDA थे और हम वहां से भाग रहे थे क्योंकि उन लोगों को हमारी नेक्रोपिया की पावर के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने हमें पकड़ DDH लिया था। इसके बाद करनाल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी लोगों को मार दिया था और वो दोनों वहां से भाग गए थे। जहाँ करनाल भागते हुए सोचता, आखिर उन लोगों को पता कैसे चला मेरे पास नेक्रोपिया की पावर की है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ करनाल बरोस से कहता है, मैं इस जंग में नेक्रोमर्सरी का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा किया तो मुझे फिर से यहाँ से भागना पड़ दीजिएगा। इस पर बरोस करनाल से कहता है, क्यों ना हम उन लोगों को कुछ पैसे देकर यहाँ से गायब कर दे, क्योंकि अब हम अमीर बन चुके हैं। इस पर करनाल उसे कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए काफी शर्मनाक होगा और इन सब में मेरी फैमिली की जान गई है। करनाल की बात सुनकर बरोस खाना लेकर वहां से जाने लगता है और उसे कहता है, मैं आपके लिए जंग की तैयारी करता हूँ। लेकिन करनाल बरोस को वापस अपने पास बिठा लेता है और उसे कहता है, आखिरी तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास एक प्लान है जिससे हम इस जंग को जीत सकते हैं। इसके बाद हमें नॉर्थ एंड फोर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ दूसरे परिवार के लोग अपनी जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ उन सभी लोगों का लॉर्ड भी होता है जो उन्हें अब आराम करने के लिए कहता है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ बैठ जाते हैं। वही हमें रैंडलॉक को दिखाया जाता जो ट्रेनिंग करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि रैंडलॉक ही करनाल से फाइट करने वाला था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो रैंडलॉक से पूछता है, आखिरी तुम्हारी जंग की तैयारी कैसी चल रही है? तो वो उस लाल बाल वाले आदमी को बताता है, आखिर मुझे किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसे हम आसानी से हरा सकते हैं। इस पर वो रैंडलॉक से कहता है, ये सब तो सही है, लेकिन हमें अपनी तैयारी तो अच्छे से करनी होगी, क्योंकि उसके पास भी जंग के लिए कोई प्लान तो होगा ही। ये सुनकर रैंडलॉक हंसने लगता है और कहता है, इससे हमारे समय की बर्बादी होगी, क्योंकि वो एक यंग बेवकूफ मॉन्स्टर है जिसे इस दुनिया के बारे घंटा भी नहीं पता है और कभी भी एंटलॉक को कोई हरा नहीं पाया है। इसके बाद वो अपने सभी लोगों को फिर से अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है। वही हमें एक आदमी को बताया जाता है जो वहाँ चिप्स बेचने के लिए आया हुआ होता है और उसकी मूंछें काफी लंबी थी, लेकिन जब हमें इसकी शक्ल दिखाई जाती है तो ये कोई और नहीं बल्कि ब्रोस होता है जो अपना बेस बदलकर यहाँ का माहौल देखने के लिए आया था। ब्रोस को यहाँ देखकर पता चलता है रैंडलॉक की जो पावर है वो इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि रैंडलॉक बस जंग में एक ही टेक्निक को इस्तेमाल करता है और उसने कभी बैटल ऑरा को सीखने की कोशिश ही नहीं करी, इसलिए इस लड़ाई को काफी आसानी से लड़ा जा सकता
है। बरोस जब इन सब चीजों को देख रहा होता है तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है जो बरोस से कहती है, तुम्हें मेरे भाई रैंडलॉक से कुछ काम है क्या? ये देखकर बरोस घबरा जाता है और उसे कहता है, मुझे लगता है आप सर रैंडलॉक की छोटी बहन है। तो वो कहती है, हाँ मैं उनकी छोटी बहन हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो बरोस उसे कहता है, रैंडलॉक हम जैसे इंसानों के लिए आइडियल है, इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए आया था। इसके बाद बरोस उसे अच्छे अच्छे हैंगर दिखता है और कहता है, अगर आपको इनमें से कोई पसंद हो तो मैं आपके लिए अच्छी प्राइस लगा दूंगा। ये देखकर रैंडलॉक की सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बरोस से अपने लिए कुछ हैंगर खरीद लेती है। इसके बाद बरोस अपने आप से कहता है, अच्छा हुआ इसने मुझे पहचाना नहीं। वही अब हमें करनाल के घर का चौक दिखाया जाता है। बरोस वहां आकर करनाल से कहता है, मास्टर आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? लेकिन बरोस जब करनाल को देखता है तो उसकी फट जाती है और उसका दिल उसके मुंह में आ जाता है, क्योंकि उसके जो यंग मॉन्स्टर थे वो जमीन पर पड़े हुए थे और उनकी आत्मा भी उनके शरीर से निकल रही थी। ये सब देखकर बरोस करनाल के पास जाता है और उसे कहता है, मास्टर जल्दी से उठ जाइए, आपको क्या हुआ है? वो करनाल को जोर जोर से हिलाने लगता है। इस पर करनाल बरोस से कहता है, मुझे इस तरह से जोर जोर से हिलना बंद करो वरना मेरा खाना मेरे मुंह में आ जाएगा। बरोस करनाल से कहता है, मैंने आपको इस होल के 20 चक्कर लगाने के लिए कहा था, क्या आपने ये किया? करनाल उसे कहता है, हाँ मैंने अभी ये किया है, लेकिन अब मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता हूँ। इस पर भरोसा करनाल से कहता है, सच में मास्टर आपकी जो होम यूनिटी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ये सुनकर करनाल कहता है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है जिससे मुझे ये सब करना पर DDDH रहा है? बरोस करनाल से कहता है, अब हमें 1 महीने तक हार्ड वर्क करना होगा। इस पर करनाल बरोस से कहता है, लेकिन मुझे अभी थोड़े आराम की जरूरत है। ये सुनकर बरोस गुस्सा हो जाता है और करनाल से कहता है, सीरियसली तुम ये सब बोल रहे हो जबकि हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। बरोस की बात सुनकर करनाल उसे कहता है, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? इस पर बरोस कहता है, ये तो बस ट्रेलर है। इसके बाद बरोस अपने मुंह से बहुत बड़ी जीभ बाहर निकलता है और अपनी ऑरा से अपनी शक्ल को डरवाना बना लेता है। वही अब हमें 20 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बरोस करनाल से कहता है, सबसे पहले हमें ट्रेनिंग करने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। इसके बाद वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए हॉल में आ जाते हैं जहाँ बरोस करनाल से कहता है, अब हमें 100 पुशअप मारने होंगे। ये सुनकर करनाल की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद बरोस कहता है, अब हमें एक हथियार को अच्छे से घुमाना सीखना होगा। जहाँ करनाल बस एक छोटी से रोड को लेकर घुमाता है, लेकिन बरोस के पास बहुत बड़ा हथियार होता है। इसके बाद वो लोग अप डाउन करते हैं जिसमें करनाल को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन बरोस अपने ऊपर 2 बोरियां रखकर बड़े आराम से कर रहा होता है। करनाल अब पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए वो बरोस को थोड़ी देर आराम करने लिए कहता है। इस पर बरोस करनाल से कहता है, हम थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से अच्छी डाइट लेंगे और इसके बाद फिर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हमें ये रूटीन डेली फॉलो करना है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब करनाक भी अपने ऊपर बोरियां रखकर ट्रेनिंग करने लगा था। ये देखकर बरोस करनाल से कहता है, यंग मास्टर अब आप जंग के लिए रेडी हो रहे हो? इस पर करनाल बरोस से कहता है, हाँ अब मैं काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगा हूँ, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे मुकाबले काफी कमजोर हूँ। इस पर बरोस कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ यंग मास्टर। वही अब बरोस करनाल को तलवार चलाना सिखाता है जहाँ करनाल अच्छे से तलवार नहीं पकड़ डीच पाता है। बरोस करनाल से कहता है, मास्टर पहले आपको अच्छे से तलवार को पकड़ डीचना सीखना होगा। इसके बाद बरोस करनाल को अच्छे से तलवार पकड़ देना सिखाता है। इससे करनाल को बरोस के ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन बरोस करनाल से कहता है, मास्टर अब मैं आपके ऊपर अटैक करने वाला हूँ, इसलिए अब आप पूरी तरह से तैयार रहना। इसके बाद बरोस एक पतली सी रोड लेकर करनाल के ऊपर हमला करता है, लेकिन करनाल अपने आप को बचा नहीं पाता है और वो रोड करनाल के अंदर जाकर लगती है जिससे करनाल घायल हो जाता है। इससे बरोस करनाल पर गुस्सा होकर उसे कहता है, मास्टर आप क्या कर रहे हो? फिर से तैयार हो जाओ। इसके बाद करनाल फिर से तलवार लेकर तैयार हो जाता है। इसके बाद बरोस करनाल के ऊपर फिर से उसी रोड से अटैक करता है, लेकिन इस बार भी करनाल अपना स्टैंड नहीं ले पाता है और वो रोड फिर से करनाल के अंदर घुस जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। बरोस करनाल से कहता है, महल के बाहर जो गार्ड होते हैं वो किस तरह से अपने स्टैंड को लेकर खैडी DDG होते हैं और वो हर हमले से अपने आप को बचा लेते हैं, इसलिए अब आपको भी अपने स्टैंड को होल्ड करने की जरूरत है ताकि आपके ऊपर जो भी अटैक हो उससे आप हैंडल कर सको। इस पर करनाल बरोस से कहता है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी अपने ऊपर दूसरे अटैक को रोक नहीं सकता हूँ। बरोस करनाल से कहता है, हमें आपकी फाइट को रैंडलॉक के सामने इस तरह से दिखाना है कि आप उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं हारने वाले हैं। इस पर करनाल बरोस से कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस पर बरोस करनाल को बताता है, असल में जो रैंडलॉक है उसकी जो फाइट है वो बस शो ऑफ करने की है, इसीलिए ये बात तो फिक्स है कि वहाँ जितने भी लोग होंगे रैंडलॉक उनके सामने अपनी फाइट का शो ऑफ करेगा और वो अपने सामने वाले बंदे को ऐसा दिखाएगा कि वो सबको हरा सकता है, जिससे उससे जो भी बंदा लड़ेगा वो उसे देखकर पह के ही हार मान लेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम रैंडलॉक को ऐसा बताओ कि तुम उसके सामने हार नहीं मानने वाले हो। इससे आपको रैंडलॉक के एक हमले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही अब हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ करनाक अभी लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बरोस अभी भी करनाक को काफी आसानी से हरा देता
है। इसके बाद बरोस फिर से करनाल के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार करनाल अपने आगे एक शील्ड बना लेता है और बरोस के वार को रोक लेता है, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से करनाल दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद बरोस करनाल पर गुस्सा होकर उसे कहता है उसके ऊपर कभी हमला करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरह से तुम्हें रैंडलॉक को कहना है। ये सुनकर करनाल कहता है सच में ये सब मुझे बहुत ज्यादा बेवकूफ दिखाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जब बरोस करनाल के ऊपर हमला करता है तो करनाल बच्चों की तरह जमीन पर लौटने लगता है। ये देखकर बरोस उसे कहता है ये काफी अच्छा था। इसके बाद हम देखते हैं बरोस जब फिर से करनाल के ऊपर हमला करता है तो करनाल लुढ़कते हुए खड्डा हो जाता है। इससे बरोस करनाल से खुश होता है। वही अब जंग होने में एक दिन बचा हुआ था, लेकिन करनाल अब काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो कहता है मुझे तो ऐसा लगता है मैं रैंडलॉक से डिचने से पहले ही यहाँ मर जाऊंगा। तभी बरोस भी वहां आ जाता है और वो करनाल से कहता है अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है। इसके बाद भरोसा करनाल को लेकर एक खाली जगह में आ जाता है और उसे कहता है अब मैं आपको मार्शल किंग की टेक्निक सिखाने वाला हूँ। ये सुनकर करनाल हैरान हो जाता है और बरोस से कहता है क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता भी है? इस पर बरोस उसे बताता है मैंने चारों मार्शल किंग की टेक्निक को सीख लिया था जिसे मैंने अपने काबू में किया था। करनाल बरोस से कहता है क्या इसे सीखने के लिए हमें 2 दिन काफी है? तो बरोस कहता है क्या 2 दिन? इसे तो हम 1 दिन में सीख सकते हैं। वही अब हमें डुएल का सीन दिखाया जाता है जहाँ करनाल और रैंडलॉक की जंग होने वाली थी। वहाँ सभी लोग ग्राउंड की बॉर्डर के आसपास खड़े थे और आपस में बातें करते हैं। आखिरी तुम्हें क्या लगता है यहाँ कौन जीतेगा? इस पर सभी लोग कहते हैं सच में ये बहुत फनी है क्योंकि रैंडलॉक को कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए वही जीतेगा। वही कुछ लोगों को ये भी लगता है इस बार इस जंग में करनाल भी जीत सकता है क्योंकि वो भी काफी दिनों से बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। वही अब करनाल और ब्रोस भी वहाँ आ जाते हैं, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। करनाल ब्रोस से कहता है चलो इसे शुरू करते हैं बरोस। इसके बाद वहाँ के पिस्ट सभी लोगों को चुप रहने के लिए कहते हैं और उन्हें बताते हैं यहाँ पर सभी लोग 2 फैमिली की लड़ाई को देखने के लिए आए हैं क्योंकि वो एक कॉपर माइन को अपना बनाना चाहते हैं, इसलिए जो भी इस जंग का विनर होगा वो उस माइन का मालिक बनेगा। इसके बाद करनाल को सभी लोगों के सामने बुलाया जाता है जहाँ करनाल ने काफी ज्यादा बारीक कवच पहन रखा होता है। इसके बाद रैंडलॉक को भी वहाँ बुलाया जाता है जहाँ उसने काफी नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे और उसके पास बहुत बड़ी तलवार भी होती है और इसी तलवार से वो करनाल को डराना चाहता था। इसके बाद पिस्ट उन दोनों को अपने रूल बताने लगता है और कहता है तुम दोनों के हथियार अपनी अपनी एबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और तुम दोनों फाइटर को अपनी अपनी फैमिली के लिए LDD रिचना होगा। इसके बाद पिस्ट इस जंग को शुरू करने के लिए कहते हैं और वो दोनों भी एक दूसरे के सामने खड्डे डीदे हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इससे वहाँ का ऑरा बहुत ही खतरनाक दिखाया जाता है। वही रैंडलॉक अपनी लगडढ़ी की तलवार निकाल लेता है और कहता है इन सब से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। ये कहकर वो करनाल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इसे करनाल उसे अपनी शील्ड से रोकता है, लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रेशर का सामान करना और DDDH रहा था। करनाल रैंडलॉक से कहता है हम लोग चीजों को तभी देख पाते हैं जब हम उन्हें देखना चालू करते हैं। इस पर रैंडलॉक करनाल से कहता है इसका मतलब तुम बातें भी करते हो। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी मजेदार फाइट होना स्टार्ट हो जाती है जहाँ रैंडलॉक करनाल के ऊपर रेगुलर अटैक कर रहा होता है, लेकिन करनाक उन सबको अपनी शील्ड के ऊपर ले रहा होता है और पीछे की तरह जाने लगता है। ये देखकर वहाँ के बहुत सारे लोग करनाक की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं मुझे लगता है हमारे लॉर्ड काफी ज्यादा बदल गए हैं। इस पर बरोस उन्हें कहता है जैसा मैंने सोचा था शुरुआत वैसी ही हुई है। रैंडलॉक के अटैक काफी ज्यादा फास्ट होते हैं जिसे देखकर हमें पता चलता है वो किसी तरह से करनाल को इंजर्ड करना चाहता है, लेकिन करनाक पीछे की तरह जाता हुआ कहता है सच में मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके लिए ही तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था। इसके बाद करनाल जोर से चिल्लाकर रैंडलॉक से कहता है आओ मुझसे लड़ड़ी हो। ये देखकर रैंडलॉक कहता है इसकी जो आंखें हैं मुझसे इनमें कहीं डर नहीं दिख रहा है। इसके बाद रैंडलॉक करनाल से कहता है तुम इतने स्मार्ट हो तो लो इसका सामना करो। करनाल अपनी शील्ड से रैंडलॉक के फ्रेशर को रोक नहीं पाता है, इसलिए वो जल्दी से वहां से भागना चालू कर देता है और अपने आप को रोल करते हुए रैंडलॉक से दूर आ जाता है। ये देखकर रैंडलॉक उसे कहता है आखिर ये कौन सा बेवकूफ जैसा स्किल है। वहाँ खड़े सभी लोग भी करनाल को इस तरह देखकर हंसने लगते हो और कहते हैं किस तरह से वो गोल गोल घूमकर दूर आ गया है। सच में हमारा लॉर्ड सबसे अलग है। इसके बाद करनाल अपनी शील्ड को फेंकते हुए रैंडलॉक से कहता है अब मुझे अपनी शील्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो इतने स्लो हो कि तुमसे ज्यादा टर्टल फास्ट होते हैं और तुम तो बस एक मसल से भरे हुए खाली डिब्बे हो। करनाल की बातें सुनकर रैंडलॉक को उसके ऊपर सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो करनाल को गाली देकर कहता है तुम्हारी मुझे ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन अब मैं तुम्हारे मुंह को हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ ताकि अब तुम इसे ज्यादा चला ना सको। इस पर करनाल उसे कहता है ऐसा है तो ट्राई करके देख लो। ये सुनकर रैंडलॉक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है आखिरी वो ये सब कैसे बोल रहा है। जिस तरह से करनाल अपनी तलवार लेकर खाड़ी डीजा था, ये देखकर सभी लोगों को लगता है ये तो द मार्शल किंग की टेक्निक है। इसका मतलब करनाल मार्शल किंग के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन्हें
लगता है यहाँ सच में लॉर्ड कर्नाल जीत भी सकते हैं। ये सब देखकर रैंडलॉक भी समझ जाता है ये सबसे अलग है, इसलिए मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करके थोड़ा सा शांत रहना होगा। और मुझे नहीं लगता है ये मार्शल किंग की टेक्निक को यहाँ सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है इसके जैसा बेवकूफ इस टेक्निक को कहाँ से सीख कर आया है। वही रैंडलॉक कर्नाल से कहता है तुम तुम्हारी इन बेवकूफ हरकतों से मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हो। ये देखकर कर्नाल अपने आप से कहता है इसकी आंखों को देखकर मुझे नहीं लगता है ये सब इसके लिए काफी होगा। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ कर्नाल बरोस से कह रहा था क्या तुम्हें सच में लगता है मैं एक दिन में मार्शल की टेक्निक को सीख सकता हूँ। इस पर बरोस उसे कहता है आपको बस रैंडलॉक को कॉपी करना है और कुछ नहीं। ये सुनकर वो कहता है क्या बस इतना ही। इस पर वो उसे बताता है आपको अपनी तलवार को बिल्कुल भी नहीं उठाना है, आपको बस लोगों को ये दिखाना है आपने अपनी ट्रेनिंग को काफी अच्छे से पूरा किया है। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रैंडलॉक कर्नाल के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रहा होता है। कर्नाल कहता है बरोस ने जैसा कहा था यहाँ तो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा पिटाना पड़ डीएच रहा है। रैंडलॉक के काफी ज्यादा अटैक करने से कर्नाल की हालत खराब हो जाती है और उसकी नाक बहने लगती है, लेकिन वो रोते हुए रैंडलॉक से कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे भी ज्यादा पावरफुल यंग को हराया है। ये देखकर रैंडलॉक कहता है ये कैसा बेवकूफ आदमी है, इतना पिट रहा है फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। कर्नाल की बातें सुनकर वहाँ खड़ी डीडीए सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं और वो कहते हैं सच में ये वही है जिसे हम बहुत बेकार समझते थे। इसके बाद कर्नाल रैंडलॉक से चिल्लाकर कहता है आओ कमीने इंसान मुझसे लड़ाई करो। ये सब देखकर बरोस कहता है सच में मास्टर के पास ये सब बकवास करने का टैलेंट पहले से ही है। वही अब रैंडलॉक कर्नाल से कहता है चलो अब इसे खत्म करते हैं। ये कहकर वो कर्नाल के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी ब्रोस कर्नाल को खुद को सेव करने के लिए कहता है। इसके कर्नाल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वही फिर से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्रोस कर्नाल से कहता है मास्टर आपको रैंडलॉक के हर एक मूव को कॉपी करना है, लेकिन आप उसके किसी स्किल को अप्लाई मत करना। लेकिन रैंडलॉक लड़ाई को खत्म करने के लिए आपके पैरों पर हमला करेगा ताकि वो आपको घायल कर सके, इसलिए आप इससे पहले अपनी तलवार को अपने सामने गड्ढा देना। वही कर्नाल जब ऐसा करता है तो रैंडलॉक की तलवार वही रुक जाती है। इसे कर्नाल ने रैंडलॉक को थोड़ी चोट पहुंचा दी थी, लेकिन रैंडलॉक कर्नाल को देखकर उसे कहता है सच में तुम बस इतना ही कर सकते हो क्योंकि इस छोटे से घाव से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ी एचने वाला है। ये देखकर कर्नाल अपने आप से कहता है मुझे लगता है अब मामला बिगड़ रहा है। वहाँ खड्डे लोग भी सोचने लगते हैं शायद ये लड़ाई पहले से ही फिक्स है। रैंडलॉक कर्नाल से कहता है मुझे लगता है तुम यहाँ अपना मजाक बनाने के लिए आए हो। इस पर कर्नाल उसे कहता है मैं अपनी जिंदगी को इतनी ज्यादा मुश्किल में डाल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी मेरी इतनी ज्यादा चिंता है। कर्नाल ये कहकर अपनी शक्ल को डरवाना बनाने लगता है और कहता है अब मुझे तुम्हारे लिए सॉरी बोलने का भी अफसोस नहीं होगा। कर्नाल की बात सुनकर रैंडलॉक कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है आखिर ये अपने चेहरे को इस तरह से कैसे बना रहा है। तभी अचानक ही उसके घाव से ब्लैक एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर रैंडलॉक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो एनर्जी उसके पूरी बॉडी में फैलने लगती है। रैंडलॉक अपने आप को उस एनर्जी से निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी कर्नाल उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है रैंडलॉक इससे फर्क नहीं पड़ता है। आखिरी तुमने किस तरह की स्किल को सीखा है और अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला हूँ। ये कहकर कर्नाल रैंडलॉक के काफी करीब आ जाता है, लेकिन तभी रैंडलॉक का पैर अपने आप काम करने लगता है और वो कर्नाल को जोरदार लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। रैंडलॉक की डार्क एनर्जी को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये किस तरह की एनर्जी है, क्योंकि इसे तो एक इंसान कभी हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन तभी बरोस पीछे से चिल्लाते हुए कहता है ये तो नेक्रोमर्सरी है और रैंडलॉक यहाँ नेक्रोपिया की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। ये एक शैतान है। ये सब सुनकर पिस्ट रैंडलॉक को इस लड़ाई में हारने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ जितने भी गार्ड होते हैं वो सभी रैंडलॉक पर हमला करते हुए कहते हैं जल्दी से जल्दी हमें इस शैतान को रोकना होगा। वो सभी गार्ड रैंडलॉक को सरेंडर करने के लिए कहते हैं तो रैंडलॉक उन्हें कहता है आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। इसके बाद वो अपनी तलवार को घूमता है जिससे उसके पास जितने भी गार्ड होते वो सभी हवा में उड्डी हट जाते हैं। इससे वहाँ खड़े सभी लोग समझ जाते हैं ये सच में एक नेक्रोपिया है, इसलिए वो रैंडलॉक को मारने की सोचते हैं। रैंडलॉक सोचता है आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये ब्लैक एनर्जी मेरे पास कहाँ से आई है। उस कमीने कर्नाल ने मेरे साथ कुछ तो किया है। ये सुनकर कर्नाल दूर खड़ा रैंडलॉक से कहता है इसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे और वो देख इशारा करता है जिससे वो एनर्जी रैंडलॉक को पूरी तरह से गैर लेती है। ये सब देखकर पिस्ट कहते हैं रैंडलॉक ने यहाँ ब्लैक ऑरा का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमें अब इसे मारना होगा। इसके बाद सभी गार्ड मिलकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। रैंडलॉक उन सभी से रिक्वेस्ट करता है और उन्हें कहता है प्लीज ऐसा कुछ मत करो, लेकिन वो सभी गार्ड रैंडलॉक की कोई बात नहीं सुनते हैं और अपने हथियार को रैंडलॉक के पेट में घुसा देते हैं। इससे रैंडलॉक की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है और उसकी मुंह से खून निकलने लगता है और रैंडलॉक की बॉडी से ब्लैक एनर्जी गायब हो जाती है। दोस्तों बेचारे रैंडलॉक के लिए बहुत दुख हो रहा है क्योंकि उसे हमारे कर्नाल बाबू ने बुरी तरह से मरवा दिया था, जबकि यहाँ रैंडलॉक का नेक्रोमर्सरी से
कोई भी संबंध नहीं था। वही अब रैंडलॉक के मरने के बाद ये जंग यही खत्म हो जाती है। रैंडलॉक का शरीर भी पूरी तरह से काला हो जाता है। इसके बाद पिस्ट सभी गार्ड को रैंडलॉक के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं ताकि वो पता कर सके रैंडलॉक ने ये सब कब चालू किया था। इसके बाद सभी लोग करनाल को इस लड़ाई का विजेता घोषित कर देते हैं। अगले सीन में हमें रैंडलॉक के घर को दिखाया जाता है जहाँ पिस्ट के कहने पर सभी गार्ड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच चुके थे, जहाँ उन्हें बहुत सारी चीजों पर नेक्रोपिया के सिंबल मिलते हैं। ये सब देखकर रैंडलॉक की सिस्टर उन्हें कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है क्योंकि ये सभी चीजें हाल ही में हमने खरीदी है। ये सुनकर एक गार्ड उसे एक बोतल दिखाते हुए कहता है ये क्या है जो हमें रैंडलॉक के बाथरूम से मिली है। ये देखकर वो उन्हें कहती है ये तो एक शैम्पू है जिसे मैंने एक मार्ट से खरीदा था क्योंकि रैंडलॉक के बाल काफी जाइडेडियच रहे थे। तो वो उसे कहते हैं ये सारी चीजें नेक्रोमर्सरी का मैसेज है, इसलिए अब आपको भी पूछताछ के लिए आना होगा। इन सब से रैंडलॉक की सिस्टर काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उस बेचारी की तो इन सब में कोई गलती ही नहीं थी, वो तो फालतू ही इस लव डे में फंस गई। वही अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ करनाल और बरोस बहुत सारा खाना लेकर बैठे होते हैं। करनाल बरोस से पूछता है तुम्हें ये खाना कैसा लग रहा है बरोस। इस पर वो उसे कहता है उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा है जिसे हम ट्रेनिंग के समय खाया करते थे। इसके बाद वो दोनों खाने पर टूट पड़े डेचते हैं और उसे बुक कद्दू की तरह खाने लगते हैं। बरोस करनाल से पूछता है यंग मास्टर आपने उस समय नेक्रोपिया के बारे में कैसे सोचा। ये जानने के लिए हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ बरोस करनाल पर गुस्सा होता है क्योंकि वो इस लड़ाई में नेक्रोमर्सरी को इस्तेमाल करना चाहता था। इस पर करनाल कहता है बरोस यार तुम पहले मेरी बात तो सुनो, आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो उसे बताता है लड़ाई में हम लोग नेक्रोमर्सरी का इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन वो हम नहीं करेंगे बल्कि रैंडलॉक करेगा। बरोस ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और करनाल से कहता है मास्टर आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। इस पर वो उसे बताता है हम लोग जंग में ऐसी एक्टिंग करेंगे जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा और जब हम दोनों आपस में लड़ रहे होंगे तब मैं इस पावर को रिलीज करूंगा जिससे सारा शक रैंडलॉक के ऊपर आ जाएगा क्योंकि सभी लोगों को ये लगता है मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिससे मैं नेक्रोमर्सरी का इस्तेमाल कर सकूं। ये सुनकर बरोस कहता है ये तो बहुत अच्छा है, अब आपको तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर वो उसे कहता है ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए मुझे रैंडलॉक का थोड़ा खून बहाना पड़ेगा। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बरोस करनाल से कहता है अगर आप नेक्रोमर्सरी का इस्तेमाल नहीं करते तो रैंडलॉक से कभी भी नहीं जीत पाते। करनाल कहता है लेकिन हम कैसे भी करके उस सिचुएशन से निकल कर आ गए हैं और अब उन लोगों ने रैंडलॉक के घर पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है, इसलिए अब उन लोगों को पूरी तरह से यकीन हो गया है रैंडलॉक नेक्रोमर्सरी का इस्तेमाल करता था। ये सुनकर ब्रोस कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। वही हमें एक टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पिस्ट से फादर पूछते हैं आखिर रैंडलॉक के घर की इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ। इस पर वो पिस्ट फादर को बताता है हमने ये कंफर्म कर लिया है ये सब रैंडलॉक ने ही किया है क्योंकि उसके घर में ऐसी चीजें पाई गई है जो नेक्रोपिया की पावर से ही मिल सकती है। दूसरी तरह हम करनाल को देखते हैं जो काफी खुश होता है और वो बरोस से कहता है मुझे लगता है आजकल हमारी किस्मत अपना बहुत साथ दे रही है, लगता है ये दुनिया हमारी फेवरेट बन चुकी है इसलिए अब हमें इसे एंजॉय करना है और वैसे भी दूसरी जिंदगी एंजॉय करने के लिए ही होती है। इसके बाद बरोस जब वहां से जाने लगता है तो वो करनाल से कहता है यंग मास्टर रैंडलॉक तो यहाँ से चला गया है लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो हमारे माइंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। करनाल कहता है हाँ ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए मुझे मेरी नेक्रोमर्सरी को काफी ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत है। ये सुनकर बरोस करनाल से कहता है लेकिन इस बारे में लोगों को पता चल गया तो हमारा क्या होगा। इस पर करनाल उसे कहता है इसका मुझे कोई तो उपाय निकलना होगा ताकि मैं नेक्रोमर्सरी का उपयोग भी करूँ तो किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चले। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ करनाल अपने रूम में बैठकर मैजिकल सर्कल से अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है इसे मुझे और भी अच्छे से करना होगा। करनाल के हाथ में एक ब्लैक एनर्जी होती है जिसे वो कन्वेंस करने में लगा हुआ था क्योंकि उसे चांदनी रात से नेगेटिव एनर्जी को निकलना है और काली रात से ब्लैक एनर्जी को। इसके बाद करनाल के हाथ में जो एनर्जी होती है वो चमकना चालू हो जाती है और वो एक फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखकर करनाल कहता है आखिर ये चीज काम कर ही गई। अगले सीन में हम बरोस को देखते हैं जो किसी से फाइट कर रहा होता है। बरोस बताता है वो काफी दिनों से एक सोल्जर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि वो अब एक नाइट बनना चाहता है। वही अब हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है जो बरोस से फाइट कर रहा होता है। ये एक सोल्जर है और इसका नाम गिलीमोर है। बरोस उसे कहता है मैं इतना टाइम से इसका सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन इससे मुझे कोई भी मदद नहीं मिली है। इसके बाद गिलीमोर बरोस से कहता है अब हमें इसे खत्म करना चाहिए। बरोस कहता है ऐसा है तो चलो ठीक है। बरोस गिलीमोर को थैंक्स बोलता है क्योंकि वो उसके साथ काफी समय से साथ था। ये सुनकर गिलीमोर उसे कहता है ऐसा मत बोलो क्योंकि यहाँ पर तो मुझे तुमसे सीखना चाहिए क्योंकि तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो और ऐसा लगता है तुम जल्दी ही यहाँ के एक पावरफुल नाइट बन सकते हो। इस पर बरोस उसे कहता है अभी मुझे काफी मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद गिलीमोर उसे कहता है आज रात सभी सोल्जर शराब पीने वाले हैं, अगर
अगर तुम भी पार्टी में आना चाहते हो तो आ सकते हो। लेकिन बरोस उसे वहां आने से मना कर देता है और कहता है मेरे यंग मास्टर ने मुझे काफी इंपॉर्टेंट काम बताया है जिसे मुझे पूरा करना है। इसके बाद बरोस वहां से चला जाता है। बरोस करनाल के लिए चाय लेकर जाता है और कहता है यंग मॉन्स्टर आपके चाय का टाइम हो गया। लेकिन तभी बरोस के सर के ऊपर बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो बाल बाल बच जाता है। ये देखकर बरोस पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आखिर ये हुआ क्या है। करनाल बरोस के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है तुम्हें पता है ये चीज कितने ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अब अगली बार रूम में आने से पहले नोक करके आना। बरोस इससे काफी ज्यादा डर गया था। वो करनाल से कहता है आखिर ये कौन सी पावर है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नेक्रोमर्सरी जैसी तो लग ही नहीं रही है। इस पर करनाल उसे कहता है ये पावर नेक्रोमर्सरी से अलग है, लेकिन ये एनर्जी माना के काफी ज्यादा करीब है। बरोस कहता है ये चीज तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्या आपने इसे अपने काबू में कर किया है। इसके बाद हमें बताया जाता है इस दुनिया के अंदर 4 ट्रांसफर एनर्जी होती है, जहाँ नाइट बैटल ऑरा का इस्तेमाल करते हैं और मजस माना को इस्तेमाल करते हैं, और जो क्लर्क्स होते हैं वो डिविनिटी को इस्तेमाल करते हैं, और जो नेक्रोपिया होते हैं वो डेट ऑफ डार्क एनर्जी का उपयोग करते हैं। अगर तुम इनमें से किसी भी पावर को अपनी आत्मा से जो DDH लेते हो तो ये पावर हमारी बॉडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद तुम उसे किसी भी पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम उसे बदल नहीं सकते हो। इस पर बरोस कहता है अगर आपने आपकी पावर को चेंज कर लिया है तो आप फिर उसे बदल नहीं सकते हो। करनाल कहता है मैंने अपनी पावर को बदला नहीं है, मैं उसे सेकंड स्टेज पर लेकर गया हूँ। ये सुनकर बरोस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तो करनाल उसे बताता है जो नेक्रोमार्सरी होते हैं वो डार्क एनर्जी और कर्टेड एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर बरोस कहता है अच्छा अब मुझे समझ में आ गया है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये माना के काफी ज्यादा करीब है। करनाल कहता है मुझे लगता है ये चीज काफी ज्यादा अच्छी होंगी, इसलिए मुझे इसे मैच की तरह चालू कर देना चाहिए। और अब मुझे लगता है हमारा जो माइंड है उसके आसपास बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है, इसलिए हमें वहां जाकर उन सभी को पकड़ DDHना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो उनसे लड़े DDHने के लिए आए हुए थे, जहाँ उनके पीछे एक वोल्फ भी होता है। गिलीमोर सभी सोल्जर से कहता है मैं ये चाहता हूँ तुम इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन तभी वो वोल्फ गिलीमोर के ऊपर हमला कर देता है। वो जब तक कुछ समझ पाता तभी वहां बरोस आ जाता है और वो अपने एक ही हमले से उसे मार डालता है। और वो गिलीमोर से पूछता है क्या तुम ठीक हो, मैं थोड़ा आने में लेट हो गया। इस पर गिलीमोर उसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सच में अब ऐसा लग रहा है मैं किसी ऑफिशियल नाइट के साथ हूँ। इस पर वो उसे कहता है अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कि मैं नाइट बना हूँ। गिलीमोर कहता है मॉन्स्टर अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। बरोस उसे कहता है आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर वो उन्हें बताता है ऐसे 7 गोड्स हैं जिन्हें रक्षा करने के लिए ऑर्डर ने नीचे भेजा था, लेकिन फिर एमर्टेंस ने अपना मुंह खोल कर किस्मत की उल्टी करी और ऐसा बिल्कुल भी एलो नहीं था। और जो गॉड ऑफ डेड्स है वो फिर से जमीन पर आएंगे और इस जमीन को खून से रंग देंगे। वही अब ब्रोस करनाल के पास आता है और इस बारे में सारी बात बताता है और कहता है जब हम लोग यहाँ नहीं आया थे उससे पहले यहाँ कोई ऑरिकल हुआ ही नहीं करता था, और आखिर ये जो पास्ट है ये ऐसे कैसे बदल रहा है। इस पर करनाल कहता है ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो ऑरिकल है वो हमारे आने से पहले ही बन चुके थे। बरोस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो करनाल से कहता है आखिर यही वजह है जिससे रैंडलॉग वाला केस इतनी जल्दी खत्म हो गया और अब ये दुनिया जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। इस पर करनाल बरोस से कहता है मुझे ये नहीं पता है ये किंग ऑफ डेट कहाँ से आए हैं, लेकिन इस दुनिया को खत्म करना बहुत आसान है क्योंकि हम लोग पहले ऐसा कर चुके हैं। वही हमें 7 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पिस्ट करनाल और ब्रोस के पास आता है और वो उन्हें कहता है हमने एक नेक्रोमर्सरी को देखा है जो पास के ही गांव में था, लेकिन वो अब भागकर आपके टाउन के अंदर आ गया है और मुझे लगता है वो यही पास के किसी जंगल में छिपा हुआ है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ आप मुझे एक गाइड करे जो इस जगह के बारे में सब कुछ जानता हो। ये सुनकर बरोस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो करनाल से कहता है मास्टर आपको इसे मना करना होगा क्योंकि हमें किसी भी मुसीबत में नहीं फंसना है। लेकिन करनाल चाय पीते हुए बरोस से कहता है आखिर हम इसे कैसे मना कर सकते हैं क्योंकि ये गोल्डन पिस्ट है जो हमसे मदद मांगने के लिए आया है। इसके बाद करनाल पिस्ट से कहता है हम जल्द ही आपके पास किसी को भेजेंगे। ये सुनकर वो पिस्ट वहां से चले जाते हैं। बरोस करनाल पर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है मुझे लगता था आप इस दुनिया के कोई भी मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आखिर ये सब क्या है। इस पर करनाल उसे कहता है ये हमारे लिए काफी अच्छा ऑफर है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। बरोस करनाल से कहता है तो आखिरी अब हम क्या करने वाले हैं। इस पर करनाल काफी ज्यादा डरावनी शक्ल बनाते हुए कहता है सबसे पहले हम उसे पकड़ देंगे फिर उसे खत्म कर देंगे। वही हमें रात के समय उस आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है जो कहता है लगता है मैंने सभी को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जब वो आदमी जंगल की तरफ जाने लगता है तभी उसके सामने बहुत सारी मैजिकल बोल्स आने लगती है जिनके अंदर से काफी ज्यादा लाइट चमक रही थी और वहाँ काफी सारे नाइट्स आ जाते हैं और उसे पकड़ DDH लेते हैं। ये
देखकर उस आदमी को समझ में आता है उन नाइट्स ने उसे एक जाल में फंसाया है ताकि वो उसे पकड़ डीएच सके। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ डीएच सकते हो? ये कहकर वो अपनी नेक्रोमर्सरी की पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वह बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो सभी नाइट्स को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। वही ऊपर से करनाल भी ये सब देख रहा होता है और वो कहता है, सच में ये सब मुझे बहुत बेकार लग रहा है क्योंकि इस आदमी ने जिस तरह से नेक्रोमर्सरी का इस्तेमाल किया है वो पूरी तरह से गलत है। इस पर बरोस कहता है, शायद इसने अभी इसे अच्छी तरह से सीखा नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से हमारे काम को शुरू करना चाहिए। इसके बाद वो देखते हैं वो जो नेक्रोमर्सर है वो उन लोगों की बातें सुनकर वहां से भाग रहा है। ये देखकर करनाल कहता, हमें इसे रोकना होगा और उन लोगों से पहले हमें इसे पकड़ डीटेचना है। इसके बाद वो नेक्रोमर्सर एक गुफा के अंदर आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है। वो अपने आप से कहता है, मुझे लगता है मैंने अपनी पावर को काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए अब मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए। लेकिन जब वो उस गुफा के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पहले से ही बरोस और करनाल मिलते हैं जो वहाँ आग जलाकर उसका इंतजार कर रहे थे। बरोस उसे कहता है, तुमने आने में काफी देर कर दी। करनाल उसे कहता है, तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन तुम जो काम कर रहे हो उसे मैं पहले कर चुका हूँ। ये सुनकर वो नेक्रोमर्सर उन्हें कहता है, आखिरी तुम दोनों हो कौन? इस पर करनाल उसे कहता है, तुम हमें नहीं जानते हो, हम तुम्हें यहाँ लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है ये दोनों कमीने जानबूझकर मुझसे पंगा लेना चाहते हैं, इसलिए वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारी सोल्स आ जाती है। ये देखकर करनाल और बरोस हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो नेक्रोमर्सर वहाँ से भागने लगता है और कहता है, इनकी वजह से मुझे थॉट तो समय मिल ही जाएगा और इन बावली बैंडों को भी पता चल जाएगा आखिरी उन्होंने किससे पंगा लिया है। बरोस ये देखकर कहता है, ये बहुत सारे हैं और मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर करनाल उसे कहता है, तुम कुछ मत करो, बस मुझे देखो क्योंकि मैं अपनी माना की पावर का इस्तेमाल करके देखने वाला हूँ आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। वही वो नेक्रोमर्सर भी गुफा से बाहर आ चुका था और वो सोचता है, आखिरी उन कमीनों ने मुझे पकड़ डीटीएच कैसे लिया था। वो जब पीछे मुद्दत कर देखता है तो उसे वहाँ बहुत बड़ा धमका दिखाई देता है और उसने अपनी पावर से जितनी भी सोल्स को वहाँ बुलाया था वो सभी गुफा से बाहर आ जाती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। करनाल बाहर आता है और उसे हंसते हुए कहता है, आखिर तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे थे? इसके साथ ही करनाल अपने हाथ से इशारा करता है और उसकी सारी सोल्स जलकर एक धमाके में बदल जाती है। वही अब करनाल और बरोस और भी नेक्रोमर्सर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक जगह जाते हैं जहाँ वो अंदर जाने के बाद एक लड़के को काफी सारे पैसे देते हैं और उसे सारी जानकारी देने के लिए कहते हैं। तो वो डीएच का अपने चमकते हुए चेहरे से उन्हें कहता है, मतलब आप ये चाहते हैं आपको मैं भी इंफॉर्मेशन दूं जो डार्कनेस ऑफ एंड से जुड़ी है। इस पर बरोस उसे कहता है, आखिरी गॉड इस चीज की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं कि टाउन में अलग अलग मॉन्स्टर घूम रहे हैं। अगर आप हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देते हो तो इससे हमारा काम चल जाएगा। इस पर वो डीएच का उन्हें कहता है, मेरे पास ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे काम आ सकती है। इसके बाद वो करनाल और बरोस के सामने काफी सारे बंडल रखता है और उन्हें कहता है, तुम चाहो तो इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकल सकते हो। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस डीएच से कहते हैं, इतने सारे बंडल। इसके बाद वो दोनों एक जगह बैठकर एक एक पेपर को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है उन पेपर के अंदर कई सारी फेक इंफॉर्मेशन है क्योंकि उन पेपर पर लिखा हुआ था एक कुत्ते ने चिकन को खा लिए। ये सब देखकर बरोस कहता है, आखिर ये किस तरह की बकचोदी है। लेकिन वो डीएच का उन्हें कहता है, काफी सारी बकवास के साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी है। वो लोग जब उसे देख रहे होते हैं तभी उन्हें पीछे से एक आदमी की आवाज आती है जो उन्हें कहता है, आखिर तुम हमारी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? हमारे टाउन में एक नेक्रोमर्सर है और मैं यहाँ उसकी रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। इस पर वो डीएच का उसे कहता है, तुमने इस बारे में पहले किसी को क्यों नहीं बताया है? तो वो लाल बाल वाला आदमी उसे कहता है, मैंने बहुत सारे लोगों को इस बारे में बताया है लेकिन वो लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो वो डीएच का उस लाल बाल वाले आदमी को शुरुआत से सारी बात बताने के लिए कहता है। इस पर वो उसे बताता है, आज से कुछ समय पहले हमारे गाँव के अंदर एक फॉरेनर रहने के लिए आया है और वो अपने चेहरे पर एक फिल्टर लगाकर रखता है जिससे उसकी बेकार सी मुस्कान दिखती है और उसके पास इतनी सी उम्र में काफी ज्यादा पैसा है, इसलिए वो हमारे गांव के सभी प्रोग्राम में काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। इसकी वजह से गांव के लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगे हैं और उस लड़के ने हमारे गांव की सभी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है और वो उन्हें रोज अपनी सैर कराता है। यहाँ तक कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वो भी उसके प्यार में पड़ चुकी है। ये कहकर वो लाल बाल वाला आदमी जोर जोर से रोने लगता है। ये सब देखकर वहाँ खड्डे लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या ज्यादा पैसे खर्च करने में डार्क पावर का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा तो पहली बार सुना है। सभी लोग उस लाल बाल वाले डीएच से कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे गांव में जो डीएच का आया है वो काफी ज्यादा अमीर होगा, इसलिए वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए डीएचकियों के साथ मजे कर रहा है और ये सब कॉमन सी बातें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ये सुनकर वो डीएच का भी उस
उस लाल बाल वाले लडचके की बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसे कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो कुछ पैसे देकर किसी पर्सनल एडवेंचर को हायर कर सकते हो। इसके बाद जब वो उसे पैसे दिखाता है तो उस लाल बाल वाले लडचके की फटकर हाथ में आ जाती है और वो कहता है, इतने ज्यादा पैसे। इसके बाद वो वहां से भागते हुए उस लडचके से कहता है, तुम सब फ्रॉड हो और एक दिन तुम बहुत पछताओगे। उस लडचके के जाने के बाद वहाँ सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, ये किस तरह का बेवकूफ लड्डका है, शायद ये उस लड्डके से जलता है जो इसके गांव में आया है, इसलिए ये यहाँ नेक्रोमर्सरी का नाम ले रहा था ताकि हम लोग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दे और उस लड्डके को पकड़ कर उसकी बैंड बजा दे। वही करनाल और ब्रोस भी इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। करनाल ब्रोस से कहता है, सच में हमने जैसा सोचा था, हमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला है। इस पर ब्रोस उसे कहता है, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, हमें वहाँ चलकर थोड़ा आराम करना चाहिए। इसके बाद जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वो लडीडीएच उन्हें कहता है, अगर मुझे यहाँ कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। इसके बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो ब्रोस करनाल से कहता है, मास्टर मुझे उस लडीडीएचके की बातों पर विश्वास हो रहा है, क्योंकि जैसा उसने बताया कि वो लडीएचका उनके गांव में काफी पैसा खर्च कर रहा है, तो वो किसी शहर में जाकर भी तो ऐसा कर सकता था, उसने एक गांव को ही क्यों चुना है। इस पर करनाल उसे कहता है, मुझे लगता है वो लडीएचका उस गांव की वर्जन लडचकियों के पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो उनकी सोल का इस्तेमाल करके किसी तरह की डार्क एनर्जी बना सके। करनाल ब्रोस से कहता है, हमें उसे रोकना होगा। इसके बाद वो दोनों उस गांव के अंदर चले जाते हैं जहां ब्रोस करनाल से कहता है, अब हमें क्या करना होगा। करनाल उसे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। करनाक एक चुटकी बजाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और ब्रोस को बताता है, यहाँ पर एक बैरियर बना हुआ है और ये सच में काफी ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब सच में उस लडीएचके के पास काफी स्किल होगी और ऐसा भी हो सकता है उस लडीएचके के पास डार्कनेस की पावर हो। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी उन्हें पीछे से एक पिस्ट की आवाज आती है और वो उन दोनों को अपने पास आने के लिए कहता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक पिस्ट है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। इस पर वो पिस्ट उन दोनों को अपने बारे में बताता है, मेरा नाम एलियंस है और मैं रैंक 1 का विजिटर हूँ, मैं अर्थ गॉड को सर्व करता हूँ। ये सुनकर ब्रोस उसे अपने और करनाल के बारे में बताता है। ये सुनकर वो पिस्ट उन्हें कहता है, इसका मतलब तुम एडवेंचर्स नहीं हो, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर ब्रोस उसे कहता है, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ किसी एनर्जी के बारे में पता चला है, तो हमने सोचा चलो उसे देखना चाहिए। इस पर एलियंस उन्हें कहता है, इसका मतलब तुम मेरा साथ दे सकते हो, और वो अपनी आंखों को चमकाने लगता है। उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर ब्रोस अपना चेहरा मोड़ लेता है और कहता है, आखिर ये कौन सी चीज है। एलियंस उन्हें बताता है, ये चीज पूरी तरह से पक्की तो नहीं है, लेकिन इस गांव में एक नेक्रोमर्सर छुपा हुआ है। इस पर करनाल उसे कहता है, क्या आर्डर्स को इसके बारे में कुछ पता है। करनाल और ब्रोस घबराने की एक्टिंग करने लगते हैं और कहते हैं, ये चीज इतनी ज्यादा बुरी है तो आखिर तुम अकेले ही यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर एलियंस उन्हें बताता है, हमारे जो ऑर्डर है जब तक उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है वो कुछ नहीं करते हैं, इसलिए उन लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि यहाँ एक नेक्रोमर्सर हो सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो पूरी तरह से गलत है। करनाक उसे कहता है, लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से खराब हो रही है। इसी तरह से वो लोग और भी बहुत सारी बातें करते हैं और वो उन्हें कहते हैं, मैं इस केस को खुद ही हैंडल करना चाहता हूँ। पिस्ट ब्रोस को देखकर कहता है, तुम्हारे पास एक तलवार है और इतनी अच्छी बॉडी है, तुम इतने भी कमजोर नहीं हो सकते हो, और तुम दोनों को देखकर मुझे यकीन है तुम दोनों मेरी मदद जरूर करोगे। ये सुनने के बाद ब्रोस और करनाल एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं, हमें इसके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें जानने की जरूरत है। इस पर ब्रोस करनाक से कहता है, अगर इसे पता चला कि आप भी एक नेक्रोमर्सर है तो ये हमारी बैंड बजा देगा। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, एलियंस सोचता है, आखिर दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। करनाक ब्रोस से काफी भारी आवाज में कहता है, अगर इसे हमारे बारे में पता चल गया तो मैं इसकी मेमोरी को डिलीट कर दूंगा। इस पर ब्रोस कहता है, मास्टर आप सच में काफी ज्यादा इविल हो। इसके बाद करनाक एलियंस से कहता है, हम सभी लोग गॉड के चाइल्ड है, इसलिए हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और करनाल का थैंक्स बोलता है और उन्हें कहता है, चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। और वो लोग घूमते हुए टाउन के अंदर आ जाते हैं जहाँ वो एक चर्च के पास पहुंचते हैं। अंदर जाने के बाद वो चर्च के हेड नन से उन दोनों को मिलवाते हैं, जहाँ वो हेड उन्हें कहता है, टाउन में जो लडीएचका लिवो आया है वो यहाँ काफी मदद कर रहा है और मुझे लगता है उसका नेक्रोमर्सर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए तुम यहाँ कुछ समय तक तो रुक सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ समय बाद यहाँ से जाना होगा। इस पर एलियंस उन्हें कहता है, वैसे भी हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही है, इसका मतलब यहाँ किसी भी तरह का खतरा नहीं है। इस पर हेड उन्हें कहता है, हाँ ये पूरी तरह से सच है, इसलिए हम आपको किसी भी तरह का ऑफर नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करना होगा। वही हमें लीवो के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफी पावरफुल बैरियर लगा हुआ था। वही लीवो के लिए उसका बटलर टाउन से एक मैसेज लेकर आता है और उसे कहता है, यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्डर से
आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। ये सुनकर लीवो उसे कहता है, अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुम उसे मुझे तुरंत आकर बताया करो। साथ ही लीवो ये भी कहता है, लगता है बहुत सारे चूहे मुझे पकड़ डीएचने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब मुझे उन्हें खत्म करना ही होगा। वही हम करनाल और बरोस को देखते हैं, जिन्हें एलियंस एक रूम में लेकर आ जाता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। कर्नाक एलियंस से कहता है, मुझे लगता है इस टाउन में लीवो की काफी अच्छी पोजीशन है, इसलिए सभी लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इस पर वो उसे कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ के लोगों से लीवो के बारे में पूछना पूरी तरह से बेकार होगा, इसलिए हमें खुद ही जाकर उससे मिलना होगा। ये सुनकर कर्नाक उसे कहता है, इसका मतलब हमें लीवो के मेंशन के अंदर जाना होगा। इस पर वो कहता है, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं यहाँ एक स्किल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को भी मेरी मदद करनी होगी। वही रात के समय हमें लीवो की हवेली दिखाई जाती है, जहाँ लीवो कहीं जा रहा होता है। तभी उसे अपनी सर्वेंट मिल जाती है, जो उसे कहती है, सर लीवो आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर लीवो अपनी नेक्रोमर्सरी की इस्तेमाल करते हुए उसे कहता है, मैं अपने अनवांटेड गेस्ट से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो और जाकर आराम करो। इस पर वो कहती है, ठीक है मास्टर, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लीवो कहता है, सच में इंसानों का दिमाग बहुत कमजोर होता है, जिसे हम ब्लैक पावर से कंट्रोल कर सकते हैं, और यही हमें पता चलता है। लीवो काफी बूढ़ा आदमी है, लेकिन वो नेक्रोमर्सरी का इस्तेमाल करके जवान बना है। इसके बाद वो कहता है, सारी तैयारियों को करने में 6 महीने से भी ज्यादा लग चुके हैं, लेकिन अब मैं एक डीमन को समझ सकता हूँ, और अब मुझे लगता है मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाना चाहिए, लेकिन मुझे पहले एक मुसीबत से निपटना है जो यहाँ आई है। लेकिन अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर एक बैरियर लगा रखा है, जिससे वो अंदर नहीं आ सकते हैं। इसके बाद लीवो पीछे मुद्दा कर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। दरअसल वो तीनों ही अपना चेहरा छुपाकर वहाँ चोरी करने के लिए आए थे। एलियंस लीवो से घबराते हुए कहता है, हमने सुना है यहाँ का जो मॉन्स्टर है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हम भी यहाँ कुछ पैसे लेने के लिए आए हैं, तो क्या तुम हमें थॉर्डे से पैसे दे सकते हो। उन लोगों की बातें सुनकर लीवो अपना सर पकड़ डैश लेता है और कहता है, ये तो बस चोर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं फालतू में चिंता कर रहा था। ये कहकर लीवो हंसने लगता है। इस पर एलियंस उसे कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो। तो कर्नाक उसे कहता है, लगता है मुझे इसे सबक सीखना ही पड़ दीजिएगा। लीवो अपनी नेक्रोमर्सरी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कहता है, तुम बेवकूफ कचरे हो और तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकूं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। ये कहकर वो अपनी नेक्रोमर्सरी का इस्तेमाल करके उनके ऊपर एक पावर रिलीज करता है, लेकिन एलियंस उनके ऊपर एक शील्ड को लगा लेता है। ये देखकर लीवो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो सभी अपने चेहरे से कपड़े को हटा देते हैं और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। ब्रोस उसे कहता है, हमने नहीं सोचा था तुम इतनी आसानी से हमारे सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दोगे। ये सुनकर लीवो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मैंने इन लोगों को आम इंसान समझा था, लेकिन अब मुझे इन सबको खत्म करना होगा। इसके बाद वो फिर से अपनी नेक्रोमर्सरी की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वहाँ काफी सारी सोल्स आ जाती है, जिनके पास काफी सारे हथियार थे। एलियंस उन लोगों से कहता है, तुम मुझे थोड़ा सा समय दो जिससे मैं भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन बरोस अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी तलवार से उन सभी को मारता चला जाता है। और दूसरी तरह कर्नाक अपनी नेक्रोमर्सरी का इस्तेमाल करके वहाँ डार्क एरो बना लेता है और बड़े ही आराम से लीवो की सोल्स को शूट करके मार डालता है। ये देखकर लीवो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये चीज इसके लिए काफी जल्दी है, लेकिन लगता है मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ दीजिएगा। और वो कास्टिंग करना चालू करता है और कहता है, मुझे अंडरवर्ल्ड से मेरी पिस्ट को बाहर बुलाना होगा। इसके बाद जैसे ही उसकी कास्टिंग कंप्लीट होती है, अंडरवर्ल्ड से एक मॉन्स्टर निकल कर आ जाता है, जिसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, और वो एक बड़ा सा डीमन नाइट होता है, जो दिखाने में काफी ज्यादा खतरनाक था, और उसके 2 बड़े बड़े पंख होते हैं। लीवो हंसते हुए उन लोगों से कहता है, अब तुम इस चीज को हैंडल करके बताओ। लेकिन तभी एलियंस अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे काफी तेज रोशनी निकलती है, और वो लीवो के सभी सोल्स से टकराकर उस डीमन से भी टकरा जाती है। ये देखकर लीवो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, आखिर ये क्या है। वही अब हमें नीचे एक पोर्टल दिखाया जाता है जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, और लीवो के जितने भी सोल्स थे और वो डिमन नाइट उसके अंदर चले जाते हैं और वो सभी गायब हो जाते हैं। लीवो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो सच में यहाँ पर घंटा भी कुछ उखाड़ नहीं पाया था। इसके बाद एलियंस आगे बढ़ते हुए लीवो से कहता है, आखिर मुझे पहले से ही पता था तुम यहाँ कौन सी पावर का इस्तेमाल करने वाले हो। ये सुनकर लीवो गुस्से की आग में लाल हो जाता है और वो उन्हें काफी भारी आवाज में कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है, तुम तीनों इतने छोटे कीड़े नहीं हो जिन्हें इतनी आसानी से कुचला जा सके। ये कहने के बाद लीवो की बॉडी से डार्क एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते उसका शरीर काफी बड़ा होने लगता है और उसने जितने भी कपड़े पहने थे वो भी फट
फटने लगे थे। ये देखकर वो तीनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन तीनों के सामने ही लीवो काफी बड़े मॉन्स्टर में बदल गया था। ये देखकर एलियंस भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, यहाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं फिर से अपनी पावर को कास्ट करूं। इसलिए एलियंस वहां से निकलने की सोचने लगता है, लेकिन तभी कर्नाक और बरोस उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और बरोस अपनी तलवार से उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है जिससे उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा गहरे घाव हो जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नाक अपने मैजिक एरोस का इस्तेमाल करता है और कई सारे एरोस उसकी बॉडी पर दे मरता है जिससे उसे काफी ज्यादा चोट लगती है और देखते ही देखते वो कुछ ही अटैक के अंदर यहाँ पर मारा जाता है। एलियंस ये देखकर पूरी तरह से हैरान था और वो कहता है, अभी अभी मेरी आंखों के सामने यहाँ क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन कर्नाक और बरोस एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे। एलियंस कर्नाक और बरोस की स्किल की काफी तारीफ करता है। कर्नाक एलियंस से पूछता है, इसी बेहोश ही रहने दे या जान से मार दे। इस पर वो उन्हें कहता है, बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद एलियंस लीवो के शरीर के पास बैठ जाता है और उसकी बॉडी से नेक्रोमर्सस की पावर को बाहर निकालने लगता है और कहता है, जैसा मुझे लगा था ये डार्कनेस ऑफ द एंड है। लेकिन तभी कर्नाक उसके गले पर जोरदार चाटा मरता है जिसकी वजह से एलियंस वहीं बेहोश हो जाता है। इस पर बरोस कर्नाक से पूछता है, मास्टर आपने ऐसा क्यों किया है। इस पर कर्नाक उसे बताता है, इसे देखकर लगता है ये हमेशा से ही एक नेक्रोमर्सर था, लेकिन इसे मौका मिलते हैं इसने डार्कनेस ऑफ एंड को अब्सॉर्ब कर लिया था और इसे देखकर लगता है ये भी कल्ट का मेंबर है। ये सुनकर बरोस कहता है, आखिर ये क्या होता है। इस पर कर्नाक उसे बताता है, तुम्हें उसे ऐसा मान सकते हो जैसे वो डेट ऑफ गॉड है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कर्नाल से कहता है, तुम ये कहना चाहते हो यहाँ कोई और भी है जो डेड ऑफ गॉड है। इस पर कर्नाक बरोस से कहता है, अगर मैं यहाँ इस पेस्ट की पावर को ले लेता हूँ तो मैं अपनी माना की पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। बरोस कहता है, अच्छा मैं समझ गया, तुम इसलिए यहाँ इसके साथ आए ताकि तुम इस चीज को टेस्ट कर सको। कर्नाक कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो माना है वो नेक्रोमर्सर की पावर को पूरी तरह से सील करता है। बरोस कहता है, यही वजह थी कि आप इसके साथ इसकी मदद करने के लिए आए थे ताकि आप इसकी पावर डिविनिटी के ऊपर भी अपना एक्सपेरिमेंट कर सको। इस पर कर्नाक उसे कहता है, इसकी वजह से मेरे जो माना है वो दोगुना हो चुका है और अब इसकी वजह से मैं फोर्थ स्टेप का मैजिशियन बन चुका हूँ। इसके बाद कर्नाक एलियंस को जगाने के लिए कहता है और वो दोनों मिलकर उसे उठाने लगते हैं। वही अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलियंस शर्मिंदा होकर कर्नाक बरोस से माफी मांगता है और उन्हें कहता है, मैंने अपनी गलत पावर का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए मैं एक ट्रैप के अंदर फंस गया था, इसलिए मुझे माफ कर देना। ये सुनकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ ये हमारे नाटक के अंदर फंस गया और अब ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें अच्छी हो रही है। वही एलियंस उन दोनों से पूछता है, आखिर अब तुम कहाँ जाने वाले हो। इस पर उसे बताते हैं, हम यहाँ पास की ही सिटी में आराम करने वाले हैं, इसलिए अब हमारे जाने का समय आ गया है। इसके बाद वो उसे गुड बाय बोलते हैं। एलियंस उन्हें ब्लेस करता है और कहता है, हमारे जो गॉड है वो तुम्हारे साथ है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एलियंस को उन दोनों के ऊपर शक होने लगा था, इसलिए वो कहता है, मुझे इन दोनों के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। लेकिन कर्नाक और बरोस तो जाते हुए बस खाने की ही बातें कर रहे होते हैं। वही अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक घर के अंदर बरोस और कर्नाक एक इंसान को पानी में डूबा रहे होते हैं। वो आदमी चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, हाँ मैं एक नेक्रोमर्सर हूँ और मैं तुम्हें पावर ऑफ डार्कनेस के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ कर्नाक बरोस से उसे फिर से पानी में डुबाने के लिए कहता है। जैसे ही वो पानी में जाता है, ये देखकर कर्नाक बरोस से कहता है, इसकी सारी डार्क एनर्जी बाहर आ रही है, इसलिए हमें इसी थोड़ी देर और पानी के अंदर रहने देना चाहिए। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। कर्नाक बरोस से कहता है, आज तो हमने काफी ज्यादा काम कर लिया और एलियंस ने हमें बहुत अच्छी चीजें दी है जो हमारे बहुत ज्यादा काम आ रही है। इस पर बरोस कहता है, ठीक है, मैं आर्डर से कांटेक्ट करता हूँ ताकि वो यहाँ जितनी भी चीजें हुई है उन्हें क्लियर कर सके, क्योंकि हमने कुछ ही समय में काफी ज्यादा नेक्रोमर्सर को पकड़ लिया है और मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। एलियंस ने हमसे मदद मांगी थी। इस पर कर्नाक बरोस से कहता है, इसी
किसी तरह से लोगों को मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है एलियंस हम दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा उस टाउन वाले इंसिडेंट के बाद। लेकिन लोगों को बस मेरे बारे में एक ही बात पता है, मेरी जो फैमिली है उसे एक नेक्रोमर्सर ने मारा था, इसलिए उन लोगों को ऐसा लग रहा था मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो नेक्रोमर्स को पकड़ सकता हूँ। इसलिए उन लोगों ने हमें काफी ज्यादा जरूरी समझा और हमें यहाँ फ्री में घूमने दिया। बरोस कर्नाक से कहता है, मास्टर आपको नहीं लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए? इस पर कर्नाक उसे मना कर देता है और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। दोस्तों जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अंदर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।